एक महिला शशि देवी वोट करने गई और गृहिणी है। तो जब वो वोट करने गई तो उन्हें बताया गया वहाँ जो ऑफिसर थे कि आपका वोट पड़ चुका है। ये दिखा रहा है कि ये चुनाव जो है, जिस दौर में ये लोग कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हम करने जा रहे हैं, तो उसका वोट किसने दे दिया? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मैं इसको मानता हूँ। और जिस प्रकार कल आपने देखिए बड़े बड़े लोगों के नाम काट दिए, परिवार के नाम काट दिए, तो जो व्यक्ति हाउस टैक्स भर रहा है, बिजली का पानी का सबका भुगतान वो कर रहा है, उसका नाम आखिरकार वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो? इतनी खराब प्रणाली है कि 5 की बजाय 6 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। मैच कुछ देर बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। काउंटिंग चलेगी तो पता चलेगा कौन कहां से बाजी मारता दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर बीते दिन जैसे ही पोलिंग खत्म हुई और परसेंटेज सामने आया तो अपने अपने तरह से राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा, तमाम निर्दलीय दूसरे दलों के तमाम लोग अपना आकलन लगाने शुरू करने लगे कि 43 नगर पालिकाएं, 46 नगर पंचायत और 11 नगर निगमों में क्या होने वाला है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं और लगातार चुनाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं क्या कुछ रिपोर्ट इन तक पहुंची है, वो भी मैं आप तक इनकी बात रख रहा हूँ। गजेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था ज़रा इंतज़ार करो, अभी तो वोटिंग हुई नहीं है, तब तक पता चलेगा। वोटिंग कल हो चुकी है, क्या समझ में आ रहा है? ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, जो हमारी खुली नज़रों से दिख रहा है कि देहरादून के वार्ड नंबर 96 में एक महिला शशि देवी वोट करने गई और गृहिणी है। तो जब वो वोट करने गई तो उन्हें बताया गया वहाँ जो ऑफिसर थे कि आपका वोट पड़ चुका है। तो ये कोई फर्जी वोट नहीं कि आपका किसी और ने दिया वोट, ये बताया गया कि आपका वोट पोस्टल बैलेट से पड़ चुका है। तो पोस्टल बैलेट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी बातें आती थी कि भाई कर्मचारी कहीं है, अधिकारी कहीं है, वोट उसकी जगह कोई और दे रहा है। लेकिन घर बैठे हुए इंसान का पोस्टल बैलेट पड़ जाना ये दिखा रहा है कि ये चुनाव जो है, जिस दौर में ये लोग कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हम करने जा रहे हैं, तो उसका वोट किसने दे दिया? ये बड़े गंभीर सवाल हैं। कल आपने वीडियोस देखे कि भाई अब बड़कोट में जो है वहाँ के यमुनोत्री के विधायक खड़े हुए हैं, पीछे बसें खड़ी हुई है लाइन पर और वोटर आ रहे हैं, कहाँ से उनको लेकर आ रहे हैं। और वो बाकायदा उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली में भी जाते हैं वोट करने लोग देश भर से इसी प्रकार से। इसका मतलब वो ये बता रहे थे कि जिस प्रकार से उस बड़कोट नगर पालिका में 10,500 तो जनसंख्या है और 10,500 ही मतदाता है, यानी कि दूध पीचा बच्चा भी आपने जो है वोटर बना दिया। तो ये अगर ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मैं इसको मानता हूँ। और जिस प्रकार कल आपने देखिए बड़े बड़े लोगों के नाम काट दिए, परिवार के नाम काट दिए, और कितनी ख़राब बात है कि जिन लोगों ने अभी मई के महीने में जो है लोकसभा में वोट किया, उनका नाम साफ कर दिया आपने। बड़े बड़े मंत्री संतरी कह रहे हैं कि उनके परिवार के नाम कट गए। तो अगर हज़ारों हज़ार लोग अपना वो जो उनका एक संवैधानिक अधिकार है वोट करने का, आप उससे उसे वंचित कर देंगे तो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी कहाँ से डेवलप होगी? और अगर चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वोट तो जो है शहरी क्षेत्र में हो रहा है, और जो आपने वोटर हैं वो गांव से अपने नाते रिश्तेदारों को हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है बना दिया है, ऊपर से यहाँ का आदमी को वोट आप काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो निश्चित रूप से ये बेहद घातक होगा। और ऐसा होगा कुछ समय बाद कि जिस प्रकार कल ऋषिकेश हरिद्वार में बात आ रही थी कि ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे हैं, वो वोट कास्ट करने वहाँ जा रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं ये मालूम नहीं कि उनको किसने वोटर बना दिया। मतलब वो ट्रेनों बसें कहाँ से भर के आ रही हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनका वोट बना दिया वहाँ पर। और जब हमारे यहाँ का अपना आदमी जा रहा है तो उसे बताया जा रहा है कि भाई आपका तो पोस्टल बैलेट पड़ गया। ये इस राज्य के लिए, जिस राज्य में आप कहते हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, ये डेमोग्राफी बदलने से और घातक है कि जो अगर वोट का जो अधिकार है वो करने की बजाय आप इस प्रकार के हथकंडे अगर इस प्रदेश में अपनाए जाने लगे तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड किसी बहुत गलत दिशा में जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पूरा मामला कल छाए रहा। हालांकि उनका मतदाता सूची में नाम था दूसरी जगह, लेकिन ये तो है ही कि वो वोट तो दे नहीं पाए, उनको मिल ही नहीं पाया। भगत सिंह कोश्यारी पिथौरागढ़ गए थे, पता चला उनका नाम ही गलत है, वो भी वोट नहीं कर पाए। तो क्या ये जो परसेंटेज आया है इस समय 66% के आसपास वोट पड़ा है निकाय में टोटल, तो पिछली बार से 3-4% नीचे है, ये भी एक कारण है क्या? ये जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सूची बनाई गई है, वोटर कहीं और से आ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर से उनको इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके कारण से भी ये चीज़ें हुई हैं क्या? ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल का है, विपक्ष का है, कोई इंडिपेंडेंट है, जो भी तैयारी करते हैं, भाई जब आपको ये मालूम है कि आपका जो है गैस के सिलेंडर आपके भरे जा रहे हैं, पर्ची आ रही है और आपका बाकायदा SMS आ रहा है
कि हाँ भाई यही आपका गैस कनेक्शन नंबर है, तब आपका बुक हो रहा है। आपके बिजली के कनेक्शन आपके नाम पर हैं, पानी के कनेक्शन आपके नाम पर हैं। अब इस नगर निगम क्षेत्र में आप हाउस टैक्स भर रहे हैं, तो जो व्यक्ति हाउस टैक्स भर रहा है, बिजली का, पानी का, सबका भुगतान वो कर रहा है, उसका नाम आखिरकार वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गया? इसकी जिम्मेदारी उन तमाम हजारों हजार लोगों की है जो लोग भारी भरकम वेतन लेकर ये सरकार के सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये काम उन राजनीतिक दलों का भी है जो इस प्रत्याशा में मैदान में जाते हैं कि जनसेवक है, क्षेत्र के काम कर रहे हैं। अब अगर हरीश रावत का नाम जो है उनको पता ही नहीं कि डिफेंस कॉलोनी में है, तो इसका मतलब उस क्षेत्र में, उस वार्ड में जो कांग्रेस पार्टी का आदमी वार्ड का चुनाव लड़ रहा था पार्षद का, वो उस आदमी को इतना पता नहीं है हरीश रावत रहते हैं। नहीं, वो निर्वाचन पर्ची भी तो डाल सकता था। बेहद गंभीर मामले हैं। और आप देखिए सरकार का सिस्टम क्या था कि जिस दिन नामांकन करने की तिथि शुरू हो रही है, वो थे कि 1 तारीख शुरू होगा भाई नामांकन, उसी दिन कह रहे हैं कि जो फाइनल जो लिस्ट है आपकी मतदाताओं की, आप उसी दिन उसको जो है फाइनल कर रहे हैं। यानी कि आप सुबह जो है 12-1 बजे तक आराम से 2-3-4 बजे तक अपना नाम दर्ज करवाइए और उसके बाद आप नामांकन करने जाइए। कितनी खराब प्रणाली है कि 5 की बजाय 6 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। बार बार आप चुनाव को कोर्ट में लेकर जाते रहे, सरकार कह रही, मतलब कोर्ट कह रही क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं, बहुत सारे बहानेबाजी हुई, तमाम चीज़ों की बात हुई, और फाइनली ये जो 66% मतदान है ये बेहद ही खराब है। आप मानिए कि किसी प्रदेश के अगर 34-35% लोग जो हैं वोट कास्ट करने नहीं आ रहे हैं तो आप सही और गलत का फैसला कैसे करेंगे? फिर तो वही लोग जिनको आप बसों में भर कर लाएंगे, वो तो पिन पॉइंट पे चीज़ें हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए ये सब करके और अपना चले गए वापस। ये बात इस प्रदेश के लोगों को समझनी पड़ेगी। इस प्रदेश में जो अधिकारी इन कामों के लिए लगाए गए थे उनको दंडित किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी डेमोग्राफी चेंज की बात और तमाम तरह की मंदिर मस्जिद मजार की जो आप कहते हैं वो बहुत छोटी पड़ जाएंगी, बहुत छोटी पड़ जाएंगी। आप जब वोटिंग राइट ही नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार का फर्जी वोट यहाँ आ रहा है तो ये बेहद घातक है। सबसे पहले इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल गजन जी, अब क्या समझ में आ रहा है? 7 नगर निगमों की मैं बात कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा, हल्द्वानी से काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून। क्या समझ में आया? क्या रिपोर्ट मिल रही है? बीजेपी का दावा है, वैसे तो नेता खुले मंच से कह रहे हैं कि हम 11 की 11 जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा का इंटरनल जो एक दावा है ये बताया जा रहा है कि 8 सीटों पर दावा ठोका है। आप तक क्या रिपोर्ट पहुंची है? कहीं कुछ समझ में आ रहा है? और दरअसल ये जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं इनको लगता है कि ये ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि वहाँ पर जो फार्मूला अपनाया गया पासवान जाटव वाला, उसमें मास्टर जी वाला फार्मूला इनको परेशान किए हुए हैं। और बहुत जो है बहुत अलग तरह का जो है इनको दिखाई दिया। कल जो फीडबैक भी था, इनको लग रहा है कि वो श्रीनगर में ही फंस गए हैं। इनको लग रहा है कि जिस प्रकार से धन सिंह रावत के कैंडिडेट कोई और लखपत भंडारी की पत्नी भी वहाँ जो है बहुत बड़ा जो है गेन कर रही है, वहाँ ये फंसे हुए लग रहा है। इनको ये भी महसूस हो रहा है कि दीपक बाली पर जो है भाजपा का कार्यकर्ता जो है संतुष्ट नहीं हो पाया या वहाँ के लोगों को समझा नहीं पाए कि भाई अगर आप दीपक बाली को ले आए हैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। यही सिचुएशन आपकी जो है कोटद्वार के भीतर भी थी। कोटद्वार में भी ये था कि शैलेंद्र रावत के पक्ष में कितने लोग हैं और रितु खंडूड़ी वो चाहती है या नहीं चाहती है। उन दोनों परिवारों की वर्षों से अदावत इस प्रकार की रही, राजनीतिक जो है झगड़ा जो देखने को मिला। एक और जो फैक्टर चुनाव के दौरान आपने देखा कि राजकुमार ठुकराल देहरादून आए, फिर वो भाजपा दफ्तर गए और वहाँ जाके उनको भाजपा ज्वाइन नहीं करने दी गई। ये वो फैक्टर है कि क्या राजकुमार ठुकराल के न्यूट्रल होने से, उनके और उनके भाई के जो है सरेंडर करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फ़ायदा हुआ? पिथौरागढ़ में ये इशू है कि क्या जो वहाँ पर करण मारा की जो लड़ाई थी मयूख मेहर के साथ में, उन दोनों लड़ाई के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ? ये भाजपा अपने को प्लस मान के चल रही है। उनको लग रहा है कि अल्मोड़ा उनके अनुकूल है, शायद वो इसी तरह की थी। और सबसे डिफरेंट जो रिजल्ट है, सबसे मतलब जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी कि देहरादून में कुछ और क्या हो सकता है, उस देहरादून के भीतर सिर्फ 55% वोट हो रहा है। ये इस प्रकार के निराशा के भाव तैयार करता है कि जिस राजधानी क्षेत्र में पूरे प्रदेश की सारी सुख सुविधाएं, मतलब आपके हर 100 मीटर पर कोई अस्पताल है, आपके एक फ़ोन कॉल करने पर 100 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस भी आती है, आपके यहाँ मतलब सुरक्षा व्यवस्था लेके, सड़क से लेके, बिजली पानी से लेके सारी सुख सुविधाओं का भंडार देहरादून है और उस देहरादून में सिर्फ 55% वोट कास्ट हो रहा है। ये निश्चित रूप से बेहद घातक है। उन 55% में से कितने लोग इस बात पर वोट करने गए कि भाई सुनील उनियाल गामा ने कौन कौन से पाप किए थे जिस कारण उनका टिकट काटा गया?
दूसरा इशू ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज और जो मंत्री जो तमाम लोग थे, क्या वो चाहते थे कि वही जो सौरभ थपलियाल हैं उनको आगे आना चाहिए या उनको कोई बढ़ावा दे रहा था। और कांग्रेस पार्टी जो आपने देखा भी होगा, तमाम आप इस पूरे देहरादून के कैंपेन के दौरान देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता सब मंचों पर होते थे, उनको बहुत कम जो है आपने सड़कों पर देखा। मतलब वो पार्टी अभी भी वर्षों से सत्ता से जनता के द्वारा धकिया गई, उसके बावजूद भी उसने ये सबक नहीं लिया कि हर आदमी को हर वार्ड में मंच पे नहीं चढ़ना है, लेकिन वो वही करते रहे। इस सारे उसमें परिदृश्य में ये जरूर रहा कि जो वीरेंद्र पोखरियाल हैं, उन्होंने उस आंदोलनकारी वाली छवि को थोड़ा सा जो है उनके पक्ष में गई है। उनका एक बता रहे हैं कि वो जो है कोई विवाद उनके साथ नहीं था, तो शायद इसका उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नरेंद्र नेगी जो साथ में आ गए उसका क्या? नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी बड़ा इस बार जो है 2 जगह उनका प्रभाव दिखा कि मतलब देहरादून में उन्होंने जो जनसभा में थे और ऋषिकेश में भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है नरेंद्र नेगी पहली बार इस तरह से खुलकर किसी चुनाव में आए हैं। इससे पहले आए थे कभी? नेगी जी को हमने तो 2006 में भी देखा था, जब नौचमी नारायण गाना आया था। तो वो हालांकि नौचमी नारायण जो सब था वो कौन प्रसून जी का दिया हुआ था। वो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हुए, हमारे गुरुजी थे, कभी उन्होंने मेरे को पढ़ाया था। उन्होंने जो है एक बार उनके ऊपर जो है एक कविता लिखी थी नौचमी नारायण, तो वहीं से वो शब्द आया और वो जो है आगे बढ़ा। नरेंद्र सिंह नेगी का आना, मीना राणा का आना, मंगलेश डंगवाल का आना और सौरभ मैठानी का आना, ये भी बड़ा फैक्टर इस बार दिखाई दिया। और जिस प्रकार से माहौल नरेंद्र सिंह नेगी जी वाले प्रोग्राम से हमने देखा, ऋषिकेश में बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने आए और वो माहौल बड़ी संख्या में बता रहे कि प्रदेश भर में गया। उस माहौल में वो मास्टर जी वाला विषय में का जो प्रभाव था, वो देहरादून के आउटर क्षेत्रों में भी ये माना जा रहा है कि जो माहौल ऋषिकेश में था, वो माहौल देहरादून के आउटर क्षेत्र में जो बात के 41 वार्ड जो जुड़े हैं इसमें, उसमें देखने को मिला। असल बात ये है कि इस चुनाव के बाद जब कल इसमें परिणाम आ रहे होंगे, तो सब लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि क्या वास्तव में जिस प्रकार से धामी जी की बता रहे हैं कि 50 जो है रैलियां हुई, 52 रैलियां हुई, 1 दर्जन से ज़्यादा रोड शो हुए, वो 1 मैन रोज आर्मी की तरह उनको जो है लगाया गया, सबसे बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में उनको ले जाया गया। सब लोगों की निगाह इस बात पर है कि जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो वो हॉट सीट हैं जिन पर जहाँ से ये लोग चुन कर आते हैं, वहाँ क्या होने जा रहा है, इस पर लोगों को मुझे लगता है कि कल इस दोपहर के बाद तक एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने होगी। 11 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप सत्तारूढ़ दल को? आप एज उनका है, ये मेरा मानना है कि ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी वाले जीत रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जैसा कहा जा रहा था उससे नीचे रहने वाला है ग्राफ, या कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार? लगभग वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनके जो अंदरूनी झगड़े थे, वो झगड़े इस समय भी हमने जो है खुलेआम देखे हैं। और मुझे लगा अभी तक जब तक जनता ने उनको और ज़्यादा लतियाया धकियाया नहीं, तब तक उनको अभी होश और बेहतर ढंग से ठिकाने में आएंगे नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए असल नतीजा क्या है, परिणाम क्या है, जनता ने किसके भाग्य का फैसला किया है, ये तो हमें कल पता चलेगा। दोपहर के बाद तक कुछ पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कल रात तक वोटिंग चलती रहेगी और हो सकता है परसों सुबह तक भी वोटिंग चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जो गजेंद्र रावत कह रहे हैं कि देखिए चुनाव थोड़ा सा नीरस हुआ है उत्तराखंड में। पिछली दफ़ा लगभग 70% के आसपास वोटिंग हुई थी, इस बार करीब 3-4% कम हुआ है। तो क्या ये निराशा हुई है? दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आया है कि वो ट्रेन बसों में भर के लोग जो लाए जा रहे थे वो कौन थे भाई, और जो बड़ी संख्या में लोगों के टिकट जो वोट नहीं डाल पाए, उनके नाम कट गए मतदाता सूची से, वो किसकी खामी थी? निर्वाचन आयोग क्या इसमें कोई स्पष्टीकरण देगा, उस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन ये सब कुछ समेटने के बाद गजेंद्र रावत जी का वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ये कहना है एज भाजपा को है। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो इस बार भी धरातल पर देखी गई। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।